प्रार्थना करेंगे। ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम थोड़ा भौतिक जो सेटअप है उनके बारे में देखेंगे। आठ प्रकार के लोग हैं। लोग तो आठ प्रकार के नहीं हैं, लोग तो एक ही है। लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं तो उसके पीछे जो कारण होते हैं, आधार होते हैं, हेतु होते हैं, उनके नियम होते हैं और परिणाम होते हैं, वो आठ प्रकार के होते हैं। बेसिकली व्यक्ति तो एक ही होता है, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप के साथ अलग अलग समय में रहता है। जैसे वो घर में है तो वो एक कुटुंब का हिस्सा है, फैमिली का हिस्सा है। किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, या किसी की बहन है, बहू है, पुत्री है। तो जब फैमिली में रहते हैं तब उसके रिश्ते होते ही है।
जैसे कि वो किसी का पुत्र है, तो उसके साथ डूज एंड डोंट्स रहते ही है कि पुत्र को ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। वो लिखे नहीं होते, लेकिन रिवाज से, परंपरा से, इतिहास से, संस्कार से वो चले आते। पिता को ऐसा होना चाहिए, माता को ऐसा होना चाहिए, पुत्र पुत्री, है ना, सास ससुर, मामा मासी फूआ फैपा। तो ये हमारा एक सामाजिक ग्रुप हुआ। जैसे कोई छोटा फंक्शन है, उसमें अगर रिलेटिव्स ही आए, रिश्तेदार, हाँ, मामा है, मासी है, बुआ है, चाची है, चाचा है, भतीजे है, भांजे है, भांजिया है, भतीजिया है, अपनी बेटियां है, बहनें है, बहुएं है, दादी माए है, नानी है। तो ये एक रिश्तेदारों का ग्रुप है। जब इकट्ठे होते हैं कहीं पे, या फैमिली में, तो हर रोज इकट्ठे होते हैं। फैमिली में भी सब रिश्ते वाले ही है, कोई बाप है, कोई और ऐसा भी नहीं है, देखो, एक साथ एक व्यक्ति बहुत कुछ है। जैसे मैं गया, अभी एक फंक्शन में गया था, बहन के लड़के का कुछ गोड़दाना था, तो वो वचन देते हैं शादी का, वैसा। हाँ, तो मैं उनका तो मामा था, वो लड़के का, और लड़के की मम्मी का मैं बड़ा भाई था। फिर लड़के के पापा का मैं साला था। हाँ, तो किसी का मासा था, किसी का फूफा था। हाँ, था तो मैं एक ही। इसलिए लोग जब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और वो सब मजा आता है, लेकिन बाद में वो थक जाते हैं या सर दुख जाता है, क्योंकि वो तय नहीं कर पाते कि मैं भाई पिता हूँ, या मामा हूँ, या भाई हूँ, या साला हूँ। मेरी माँ साथ आई तो मैं ना उसका पुत्र हूँ, मेरी पत्नी साथ है तो उसका पति हूँ, फिर बेटियां साथ है तो उनका पिता हूँ। तो एक साथ में बहुत कुछ, वैसे ही हर कोई। तो जिससे भी हमारा बायोलॉजिकल कनेक्शन है, उसको हम फैमिली कहते हैं। फैमिली क्या है, हम किसे फैमिली कहते हैं? हाँ, जो बायोलॉजिकली हम जो वृक्ष बनता है रिश्तों का, उसको हम फैमिली कहते हैं। फिर मेरे पापा के भाई बहन है, मेरे मम्मी के भाई बहन है, तो एक और बड़ा वृक्ष मेरे नाना नानी का बन गया। फिर और आगे चले जाओ तो और बड़ा वृक्ष है। एक कुनबा कहते हैं, एक साइकिल के गीत है, एक बंगला बने न्यारा, उसमें कुनबा रहे सारा। तो कबीला कहते हैं हम। तो कबीला में क्या है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंड मदर है, फिर उसके 6-7 पहले बच्चे बच्चियां होते थे, फिर हर एक के 6-6 हो गए तो 36 हो गए, और फिर हर एक के 6-6 हो गए, हाँ, तो करीब करीब 180-200 हो गए। तो ये सब जब मिलते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर के जो ऑफस्प्रिंग है, गुजराती में એને આંબો કીએ, मैंगो ट्री। तो ये एक सामाजिक वर्तुल, उसमें तय है कि ये ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये ग्रेट ग्रैंड मदर है, फिर उसके बच्चे,
और उसके जो पति पत्नी है वो, फिर उसके बच्चे, उसके पति पत्नी है वो, फिर उसके बच्चे, कभी कभी उसके बच्चे के भी पति पत्नी हो जाते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ओल्ड है, तो करीब करीब ये 200-250 लोगों का कुनबा, कबीला जिसको कहते हैं वो होता है। फिर बहुत सारे कबीले इकट्ठे होते हैं, तो एक जाति बन जाती। फिर जाति में भी बहुत सारी वो है, बहुत सारी छोटी छोटी कुनबे बन के छोटी छोटी जातियां बनती। हाँ, जैसे 52 गांव है, 9 गांव है, हाँ 72-25 है, ऐसे मीन्स 72 गांव का कुनबा। तो ऐसे इकट्ठे होके एक जाति बनती है, जैसे यादव है, ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण में भी 20 प्रकार के, राजकोट में ही ब्राह्मण, और उसमें भी सब डिवीजन होते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारा सामाजिक ग्रुप है। सामाजिक ग्रुप में क्या है, ये बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, जिसे हम खून का रिश्ता कहते हैं, वो खून के रिश्ते हैं। करेक्ट, जैसे मेरे मामा है तो वो मेरे नाना के लड़के, और मेरी माँ है वो मेरे नाना की लड़की। हाँ, तो समवेयर अलोंग द लाइन वो खून है वो एक हो जाता है। तो ये कुनबा है, सब कास्ट है, फिर कास्ट है। तो जहाँ ये लहू के संबंध है, किनशिप कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इसको किनशिप कहते हैं। ये खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता मीन्स जो ब्लड लाइन है, इंग्लिश में इसको ब्लड लाइन कहते हैं। समवेयर अलोंग द लाइन मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, बहुत सारे थे, मम्मी की साइड में भी थे, पापा की साइड में भी थे। हाँ, अभी उसका निकालने बैठूं तो वो लोग मेरे आसपास से निकल जाए तो भी मुझे पता नहीं चलता कि समवेयर अलोंग द लाइन बिफोर से 100 years और 100 years, हाँ, हम दोनों के माता पिता एक ही है, आगे चल वी डोंट नो। ठीक है, ये अभी कुछ ऐसा हो रहा है, ये डीएनए का मैपिंग हो रहा है वगैरह, so that blood lines will be cleared out scientifically, वैज्ञानिक निकाल लेंगे कि ये इस तरह से है। फिर इसलिए ही सनातन में कहते हैं कि हम ऋषि के वंशज हैं, गोत्र होता है। और ऐसे आदि हम देखने जाए तो शिव को मानते हैं, पार्वती को मानते हैं, या सनातन ऐसा कहता है कि ब्रह्मा ने पृथ्वी बनाई, और दक्ष जो प्रजापति है वो उनके मानस पुत्र है। इसके ऊपर से मेरे दादा ने मेरा नाम दक्षेश्वर, सबसे झगड़ा करके। तो दक्ष ने, ब्रह्मा ने अपने मानसिक विचार से, करेक्ट, अभौतिक से एक दक्ष बनाया जो प्रजापति है। फिर उनकी 200-400 कुछ कन्या है, वो जिसे हम गॉडेस कहते हैं, माता जी। हाँ, जैसे द्वितीय है तो उसमें से देव पैदा हुए, और अदिति है उसमें से दानव पैदा हुए। करेक्ट, तो दानवों का सर्जन भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुआ। उसकी दो बहनों के ये मासियाई भाई है, दे आर कजिन्स। तो ये है, आप गूगल कर सकते हैं। जैसे उसकी 24 कन्या है, बहुत सारी है,
तो उसने चंद्र को दे दी। फिर अलग अलग ऋषि के साथ दक्ष की जो कन्याओं है उसका विवाह हुआ और इस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ। तो ये एक पौराणिक चीज है, एक कंसेप्ट भी कह सकते हैं, जिसका वेरिफिकेशन अब संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं है। तो ये एक सामाजिक वर्तुल है, एक सामाजिक ग्रुप हुआ, ये पहला ग्रुप हुआ। हाँ, एक मिनट, मैं आता हूँ। अवाज आवे से बराबर? फिर दूसरा जो हम ग्रुप लेते हैं वो आर्थिक ग्रुप है। हम कुछ नौकरी पैसा करते हैं, नौकरी धंधा, या हमें कुछ जीवन चलाने के लिए, घर का निर्वाह करने के लिए हम कुछ आर्थिक प्रवृत्ति करते हैं। हाँ, तो इसमें बहुत सारे हमारे संपर्क होते हैं, उसके साथ लेन देन होती है या लेन देन की अपेक्षा होती है। जैसे कोई दुकानदार है, तो उसका अन्य दुकानदारों से एक ग्रुप बना हुआ होता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, प्लम्बिंग वाले हैं, किराने वाले हैं, बैंक वाले हैं। तो उनका भी अपना अपना कारण, आधार, हेतु, नियम, व्यवस्था, डूज एंड डोंट्स रहते हैं, नॉर्म्स जिसको हम कहते हैं, रिवाज, परंपरा इत्यादि आर्थिक विश्व में भी रहते हैं और वो एकदम सख्त होते हैं। सामाजिक विश्व में क्या है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लेकिन आर्थिक विश्व में आपको जो उसके नॉर्म्स है, जैसा बैंक मैनेजर है तो उसका हिसाब नहीं मिलता तो तब तक उसको घर जाने नहीं देते, उसको रात को अपना जो हिसाब किताब है वो सेटल करना। समाज में ऐसा नहीं है कि आ भाई આટલો ચાંદલો કર્યો તો આણે આટલો ઓછો કર્યો તો બાકીના ન આપો ત્યાં સુધી તમને લગ્નમાંથી ઘરે નહીં જાઓ, ऐसा ऐसे नहीं होते। तो ये धंधे वालों का एक ग्रुप होता है, एसोसिएशन होता है, एक गैंग होता है। और डाकू भी या चोर है वो भी आर्थिक प्रवृत्ति करते, जोखिम वाली। तो गैंग कह लो, ग्रुप कह लो, एसोसिएशन कह लो, काउंसिल कह लो, क्लब कह लो, कॉन्फ्रेंस कह लो, काउंसिल कह लो, कांग्रेस कह लो। वो बहुत सारे अपने अपने हिसाब से नाम, कमिटी कह लो, वो नाम लेते हैं, कॉरपोरेशन कह लो, तो कंपनी कह लो।
तो एक आर्थिक ग्रुप। तो जैसे आप कंकोत्री गुजराती में कहते हैं, लग्न का जो आमंत्रण पत्रिका है, निमंत्रण, तो हम पहले देखते हैं कि इसमें अपने रिश्तेदारों को कैसे बुला। फिर दूसरी बात, अपना जो धंधे वाले हैं उसका लिस्ट बनता है। तो ये सेकंड ग्रुप हुआ। तो एक हमने देखा सामाजिक ग्रुप, दूसरा देखा आर्थिक ग्रुप। ये आर्थिक ग्रुप में ये सब आ जाता है, सिंडिकेट आ जाती है, कार्टेल आ जाती है, जिसके साथ हमारा आर्थिक ताल्लुकात है या हो सकता है या टूट सकता है। कई बार हमें उसको इनवाइट करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको इनवाइट नहीं किया तो अपना धंधा बंद हो सकता है, हानि। तो हमें उसको इनवाइट नहीं करना तो भी करना पड़ता है। ऐसे रिश्तेदारों में भी होता है, कुछ को बुलाना है और कुछ को बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत उपद्रव करते हैं। बुलाने का कोई हर्जा नहीं होता, लेकिन उसका पीछे का हिस्ट्री देखे, उनका स्वभाव देखे, तो वो कुछ स्मूथ नहीं रहने देते फंक्शन। दो ग्रुप देखे, तीसरा ग्रुप है सांप्रदायिक ग्रुप। हाँ, जो अपने आप को धार्मिक या आध्यात्मिक कहते हैं, असल में वो संप्रदाय, वो पंथ है। अच्छे होते हैं, पंथ भी जरूरी हो, शायद हो से होते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है, पंथ है। और पंथ के भी पंथ निकलते हैं। जैसे गुरु के दो शिष्य है, झगड़ा करते हैं, तो गुरु मरने से पहले इस एक को थोड़ा दूर आश्रम बना के देता है और एक को ये आश्रम दे देता है। तो जो एक पंथ था, उसके दो पंथ हो गए। तो वो कोई कारण ढूंढ लेते हैं, थोड़ी मूर्तियां बदल देते हैं, थोड़ा श्लोक बदल देते हैं। फिर आगे जाके शिष्य का भी शिष्य होते हैं, तो वो पंथ का और विभाजन होता रहता है, और नामकरण अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा विधि विधान अपने हिसाब से अलग करते हैं। तो ये सांप्रदायिक टोलियां है। बेसिकली जो सिंडिकेट है वो चलाती, उसको जो फाइनेंस करते हैं उनके पास रिपुटेशन नहीं होती अपने कर्मों के वजह से। तो उसको, जो आर्थिक लोग हैं, उसको अपना जो रेपुटेशन चाहिए, उसको धार्मिक नहीं बनना है। धार्मिक बनेंगे तो नुकसान हो जाएगा आर्थिक। सभी एसएसवाई टीचर को धार्मिक दिखना है। तो ये लोग जो है, उनके पीछे सब फाइनेंस करते रहते हैं, पैसा देते रहते हैं। और जो पैसा देता है वो चाहता भी है कि मेरे अनुसार सब चले। तो ये सांप्रदायिक लोग हैं। आप देखेंगे हर एक जगह में संप्रदाय है, जो कहीं ना कहीं उनका मेन गुरु एक ही होगा। लेकिन उसके चार शिष्य हुए, फिर वो चार शिष्य के कुल मिला के 12 हुए।
तो ऐसे संप्रदाय फैलता रहता है और फिर कोई किसी का सुनता नहीं। कोई संप्रदाय के पास ज्यादा जमीन आ जाती, तो ये तीसरा ग्रुप हुआ सांप्रदायिक ग्रुप। फिर चौथा ग्रुप है राजकीय ग्रुप। कि वहां लोग शक्ति के लिए जाते, इकट्ठे होते और स्वयं के लाभ के लिए शक्ति एकत्र करनी। शक्ति बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने लिए और अपनों के लिए शक्ति बटोरना। और अपनों के लिए भी नहीं, वो तो नाम है कि मेरे लोगों के लिए मुझे शक्ति। शक्ति तो वो खुद अकेला ही एंजॉय करता है, यूज मिसयूज एब्यूज करता है। तो राजकीय ग्रुप है, हम देखते छोटी बड़ी पार्टियां है, पार्टियों में भी गुट है छोटे छोटे अनेक है। और भौगोलिक ग्रुप भी है, हर एक जिले में, हर एक तालुके में, हर एक गांव में। तो ये राजकीय लोग है। और कई बार ऐसा होता है कि वो दिखते नहीं राजकीय, देखो, लेकिन उनके इरादे राजकीय होते हैं। दूसरों पे अपना रौब जमाना, प्रतिष्ठा जमाना, अपना प्रभाव जमाना। देखो ये गोरिल्ला में भी ये टेंडेंसी। और जो बूढ़ा मंकी है वो अपना जो है उसमें किसी को आने नहीं। तो ये कुत्ते हैं वो सुसु करते हैं, तो असल में वो अपना इलाका कहते हैं कि ये मेरा इलाका है, इसमें आपको कुछ करना है तो मुझे पूछना पड़ेगा। मैं यहाँ का करता हरता समाहर्ता दुखहर्ता विघ्नहर्ता हूँ, गणेश नहीं है। तो ऐसे पिग्मी लोग हैं। मैंने पूछा अगर क्यों के, तो ये भी पॉलिटिक्स है, सासू और बहू के बीच भी पावर का स्ट्रगल चल, बेटे और बाप के बीच भी पावर का स्ट्रगल चल, ऑफिस में भी पावर का स्ट्रगल चलता है। तो राजनीति को छोड़ के सब जगह राजनीति है। इसलिए तो विधानसभा में सब सो जाते हैं कि यहाँ कहाँ कुछ राजनीति। आप देखेंगे कि राजकीय सभाओं में लोग सो जाते हैं। विधानसभा है, कोई कोई बोलता था कि कई विधानसभा के मैंने वीडियो देखे तो उसमें वो गलत वीडियो देखते रहते मोबाइल पे, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ क्या कुछ पॉलिटिक्स, सब सबकी पोल जानते हैं। तो यहाँ तो कुछ होना नहीं है, कोई बकवास कर रहा है, हमें क्या, वो सो जाए। और सही भी है। तो पावर स्ट्रगल होती, तो पावर स्ट्रगल सासू बहू के बीच होती है, दो भाइयों के बीच होती है, भाइयों और बाप के बीच होती है। तो जहां जहां भी पावर का जो इक्वेशन है, खींचतान है, वो होता है, वो सब राजकीय चीज है। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पावर। हाँ, शक्तियों का अनेक प्रकार की शक्ति है, लेकिन वो शक्तियों का अभ्यास करना, कैसे वो रूप बदलती है,
कौन सी शक्ति कहाँ छिपी है और कहाँ से वो उसके असली सिग्नल्स आते हैं, आदेश कहाँ से आते हैं। तो ये राजनीति शास्त्र का विषय है। तो लेकिन एक राजकीय ग्रुप होता है जो हमको कंट्रोल करता है। और तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम वहां क्यों गया, तू इससे रिश्ता क्यों रखता है, अरे मेरी तरफ आ जा, तेरे लोग। तो ये पॉलिटिकल लोग हैं। वो क्या है, समूह को इकट्ठा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन समूह तो इकट्ठा होगा नहीं। इसलिए समूह को बोलते हैं कि तुम्हारे स्वार्थ के लिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन वो लग्जरी कार में आता है, पर जिसके लिए वो लड़ रहा है उसके पास दो की रोटी भी नहीं होती। तो ये नाटक है, दंभ है। हर एक जगह, हर एक ग्रुप में दंभ रहता है। तो मैं जब राजकीय ग्रुप कहता हूँ तो बेसिकली इट्स अ टेंडेंसी, एक मनुष्य का एक आदत सा बन गया सदियों से, कि दूसरा आदमी मेरे विचार के अनुसार चल, यहाँ से राजनीति चालू। भगवान ने उसको भी दिमाग दिया है, वो क्यों मुझे पूछने आएगा दक्षस भाई मैं ऐसा करूं कि नहीं, और मुझे किसने अधिकार दिया कि तुम्हें परमिट करूं कि ना करूं। अच्छा, मुझे किसी ने दिया तो उसको किसने अधिकार दिया, अगर उसको भी दिया तो उसको किसने। हाँ, तो लास्ट में अधिकार नाम की कोई कैसी कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, ये लेकिन ये लोग हवा में से अधिकार इर्जाद कर लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और जहां भी आप अधिकार शब्द समझो, समझ लो वहां पावर गेम चल रहा है या मनी गेम चल रहा है। जो सिविलाइज पावर है वो मनी है। हाँ, जो शक्ति है उसका जो सामाजिक स्वरूप है, स्वीकृत स्वरूप है, वो धन है। तो धन भी शक्ति है और शक्ति भी धन है। अगर आपके पास शक्ति है तो धन की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी घर में घुस के आपको जो चाहिए उठा लो, तो धन कहाँ चाहिए। लेकिन आपको सामाजिक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करना है तो आपको धन चाहिए, जो सर्वस्वीकृत तरीकों से आपको दूसरों पे रुआब जमाना है। तो धन प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन दोनों एक ही है। कार तो 70 लाख रुपए की भी सेकेंड हैंड अच्छी है। लोग क्यों 10 लाख की, 100 लाख की, 5 करोड़ की कार लेते हैं। वो शक्ति प्रदर्शन, जो देखने वाला है उसको हिप्नोटाइज करना है, मेस्मराइज करना है। और जैसे ही आदमी का वशीकरण हो गया, हिप्नोटाइज हो गया, प्रभाव में आ गया, और फिर उसको लूट लेना है। सिंपल चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज ही मैंने एक वीडियो देखा, तो वो फाइनेंस कंपनी वाले उसकी लग्जरी कार लेने आए, तो बहुत युद्ध जैसा हो गया, छोटा रोड, क्योंकि उसने हफ्ते नहीं भरे थे और 15-20 लाख की कार ली। हाँ, तो सब यही बोलेंगे कि भाई आपको हफ्ता भरना चाहिए, इतनी बड़ी कार क्यों ली। तो शायद शादी करने के लिए ली होगी कार, शादी हो गई, अभी इसके हफ्ते चालू हो गए, तो उतनी तो उसकी इनकम भी शायद नहीं होगी नेट।
ऐसा पंजाब में होता है, ट्रैक्टर ले लेते, 2-3 ट्रैक्टर ले लेते, बच्चों की शादी हो जाती है, फिर ट्रैक्टर वहाँ स्क्रैप में बिकते हैं, उसका मेला लगता है, 2-2.5 में ट्रैक्टर बेच देते हैं। क्योंकि ट्रैक्टर का मकसद क्या था, बेटों की शादियां करने की, सबको इम्प्रेस करके, हिप्नोटाइज करके शादियां हो गई, ट्रैक्टर बेच दी। पंजाब में बहुत सारी मंडियों में तो पानी के दाम ट्रैक्टर बिकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर खेती करने के लिए नहीं है। हाँ, लड़की का बाप पूछेगा कितना खेती है, क्योंकि तो इतने ट्रैक्टर है, ये है, सब हफ्ते पे होते। तो ये ग्रुप है, सांप्रदायिक भी देखा, राजकीय भी देखा, सामाजिक भी देखा, 4 ग्रुप देखे हम। तो ये भी हमेशा क्लियर कट नहीं होता कि कौन कौन से ग्रुप। देखो, आप आपके संपर्क में से कोई भी कांटेक्ट में से कोई भी एक कांटेक्ट उठाइए, तो आपको थोड़ा तकलीफ होगा कि ये कौन से ग्रुप में आता है। तो जैसे हर एक ग्रुप है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी अलग अलग होती है। हाँ, हेतु सिद्ध करने का उसका ढंग अलग अलग होता है। फिर 5वां ग्रुप है, जो नेबर्स है, आपके पड़ोस में जो रहते हैं, से विद इन 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, तो पड़ोस वाले भी एक ग्रुप बन जाता है कि त्रिवेदी भाई कार लाए, तो मेरी वाइफ भी कहती है कि ये दवे भाई कार लेके आए, मीन्स मुझे बोलती है इनडायरेक्टली कि हमें लेना है कि नहीं कुछ। मैंने कहा हम कहाँ कहीं बहुत ज्यादा जाते हैं, दवे भाई तो मर्सिडीज भी लाएंगे, हमें क्या, ना जरूरत नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, और हमें ये उम्र में कहीं जाना है तो वोल्वो में आराम से सोते सोते न जाए, इतना ड्राइविंग कौन करेगा। 250-300 किलोमीटर अहमदाबाद जाना है और वापिस आना है 500 किलोमीटर करीब हो जाए, और एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए। तो एक पड़ोस का ग्रुप होता है, उसमें सब होते हैं पड़ोस में। हमने ये गोकुल धाम सोसाइटी देखी, तो एक गैरेज वाला भी होता है, एक सोडा वाला भी होता है, एक वैज्ञानिक भी रहता है, या एक लेखक भी रहता है, एक शिक्षक भी रहता है ना, हर तरह के लोग एक नेबरहुड या कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स भौगोलिक कोई क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो कम्युनिटी, और रिश्तों से जोड़े जो लोग हैं वो सोसाइटी है। सोसाइटी और कम्युनिटी में ये फर्क। और जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, वो आपके समाज का है, करेक्ट, लेकिन वो आपका कम्युनिटी का मेंबर नहीं। हाँ, वो दूर रहता है, दूसरे गांव में रहता है। लेकिन एक छोटे से भौगोलिक कोई क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और मिलकर रहता है, उसको कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कस्बा है, गांव है, तालुका है, जिला है, ये सब छोटी बड़ी कम्युनिटी है। तो जिसे हम कम्युनिटी कह सकते हैं या पड़ोसी कह सकते हैं, उसका एक ग्रुप है, 5th ग्रुप। फिर 6th ग्रुप है,
सहकार्यकर, हाँ, आपके कलीग्स है। ये थोड़ा वो धंधे से मिलता है, लेकिन वो धंधे वाले लोगों के लिए है। जो नौकरी पे नौकरी करता है, हाँ, उसके लिए उसका जो ऊपर का आदमी है और नीचे के आदमी है और वही लेवल के जो आदमी है, हाँ, एक ही ऑफिस में जैसे काम करते हैं तो सहकार्य कर, कोई एक ऑफिस में 20 लोग हैं तो वो सहकार्य करें। जैसे 9 to 5 जो भी ऑफिस का समय होता है वो साथ रहते हैं और कार्य करते हैं। कोई फैक्ट्री है, कोई खेत है, कोई ऑफिस है, कोर्ट है, कचहरी है, कचहरी में तो कोर्ट में भी सहकार्यकर होते हैं, जजेस है, लॉयर्स है। दुकान में भी 2-3 लोग काम करते हैं, बड़ी दुकान बड़ा स्टोर है तो 20-30 लोग काम, तो वो सहकार्यकर, उसमें कोई मैनेजर होता है, कोई डिप्टी मैनेजर होता है, कोई ऐसा सब होता है, लेकिन बेसिकली वो सहकार्यकर। इंग्लिश में उसको कलीग्स कहते हैं, तो कलीग्स है। और फिर मित्र है। हाँ, जो आपको बचपन से लंबे अरसे से जानता है, आपके लिए लाभ और शुभ दोनों को साइड में रख देता है, वो मित्र है। हाँ, जैसे आपने मर्डर कर दिया तो सब लोग कोई आपको आश्रय नहीं देंगे, लेकिन आपका दोस्त आपको आश्रय देगा। वो शुभ नहीं है, उसमें उसका कोई लाभ भी नहीं है, फिर भी वो आपको आश्रय दे। ये शेक्सपियर ने कहा कि दोस्त जो है, हाँ, वो नैतिक अनैतिक से ऊपर उठता है। जैसे कर्ण है, उसको पता है, लेकिन उसकी दुर्योधन से दोस्ती। युद्ध के पहले उसको वो भी पता चलता है कि मैं ये पांडव का बड़ा भाई हूं, फिर भी वो अपने भाई के साथ नहीं रहता, अपने दोस्त के साथ, दुर्योधन का साथ। तो ये जो दोस्ती है वो एक मोहब्बत है, उसमें लाभ हानि हम साइड में रख देते, शुभ अशुभ भी साइड में रख देते, अच्छा बुरा भी बहुत बार साइड में रख देते, बहुत बार हो भी जाता है, लेकिन वक्त आने पर हम ये जो कंसिडरेशंस है वो हम हंस के साइड में रख देते हैं। ये मैत्री कह लो, दोस्ती कह लो। मेरी बड़ी बेटी का नाम मैत्री है, और ऐसा ओशो ऐसा कहते हैं कि मैत्री है वो प्रेम का ही स्वरूप। प्रेम जब बहुत बढ़ता है तब वो मैत्री में बदल जाता है या भक्ति में बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं सखा भक्ति। द्रौपदी है, मीरा है, सुदामा है, तो वो कोई कृष्ण के लेवल के लोग तो है नहीं, तो वो सखा है, मित्र है। गोपिया है। सुदामा है, नरसिंह मेहता, नहीं नरसिंह मेहता का अलग है, लेकिन हमने देखा कि ये जो प्रेमी का है, प्रेमी है, वो क्या है, असल में मित्र है। आप उसको लाख समझाओ तो क्या ये बदो बराबर, लेकिन ये मेरा दोस्त है। हमें बहुत बार ऐसे विश्व में देखने को मिलता है, जो पुराने दोस्त देश है वो दोस्त ही रहते,
और जो पुराने दुश्मन है वो दुश्मन ही रहते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक इतिहास होता है दोस्ती के पीछे। अभी भी स्कूल का 2-4 दोस्त है मेरे पास, कभी मिलते हैं तो वो भी अलग हो गए, मैं भी अलग हो गया दिखने में। कॉलेज के लोग कभी मिलते हैं, सभी जगह दोस्त होते हैं तो वो मिलते हैं। देखो तो वहां ना तो कोई रिश्ता है, वहां ना पॉलिटिक्स है, ना समाज है, ना संप्रदाय है, ना तो वो कलीग्स है या पार्टनर्स है धंधे। मेरा एक दोस्त है, बहुत साल पहले मुझे बोला कि हम दोनों पार्टनरशिप में धंधा करेंगे, बहुत कमाए। मैं कीधु मैं पागल हो गया। मित्र को छोड़, मित्र है, मैं से तुझे पार्टनर बनाऊंगा, मैं तो पार्टनरों को मित्र बनाने वाला है। आप सब धोती फाड़ के रुमाल नहीं करते, रुमाल को जोड़ के धोती। अगर हम पार्टनर बन गए, संबंधी बन गए, तो ये तो काफी हमारा पतन है। हाँ, कई कई बार मित्रों में शादी ब्याह हो जाता है बच्चों में, वो बोलते हैं अरे फिर झगड़े चालू, क्योंकि रिश्ते तो अपेक्षाओं का भंडार है दोनों तरफ। हर एक अपेक्षा पूरी हो ही नहीं सकती, हमेशा नहीं होता, लेकिन रिश्तेदार को दोस्त बनाओ। दैट इज द अप्रोच। जो आपके पार्टनर है धंधा के, उसको दोस्त बनाओ। दोस्त के साथ सोक्रेटिस हमेशा कहता कि दोस्तों को पैसे का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा जरूरी हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन वो दोस्ती को एक स्तर नहीं, वो दोस्ती में से फिर वो एक आर्थिक रूप में चला जाता है दोस्त, कभी न कर। क्योंकि आर्थिक दुनिया ही अलग है, दोस्ती अलग है, उसका दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। आर्थिक दुनिया लाभ हानि पे चलती है, या सभी ग्रुप से लाभ हानि पे चलते हैं। कुछ न कुछ लाभ है तो रिश्ते बनते हैं, लाभ नहीं है तो रिश्ते भूल जाते हैं, तोड़ते नहीं तो भूल जाते। फिर लाभ की जरूरत पड़ती है तो फिर जूने रिश्ते याद करवाते, होता है। तो ग्रुप है दोस्तों का, अंग्रेजी में फ्रेंड्स कहते हैं, दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं। हाँ, कृष्ण के भी मित्र थे बहुत सारे, बचपन के बाद हमने देखा। फिर स्त्री मित्र भी होता है, जैसे पुरुष मित्र होता है वैसे स्त्री मित्र होता है। स्त्री मित्र के भी पुरुष मित्र भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भावना है वो मैत्री की भावना है। और गुरु जी उसको नो मैटर व्हाट कहते हैं, नो मैटर व्हाट आई एम योर फ्रेंड। कुछ भी हो जाए मैं तेरा दोस्त हूँ, कुछ भी हो जाए या कुछ भी न हो तो भी मैं तेरा। तो ये दोस्ती है, हमारे शास्त्रों में इसके उदाहरण भरे पड़े। अपने दोस्तों के लिए कृष्ण ने बहुत सारे गलत काम भी किए, कर्ण ने भी किए।
और फिर है सहयात्री या साथी का ग्रुप। जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, कोई सामने आके बैठ गए, उनसे बातें चीतें हुई 2-4 घंटे, वो उतर के अपने घर गया, मैं अपने घर। असल में वो भी अकेला था, टाइम पास कर, और मैं भी अकेला था, कुछ काम नहीं था तो टाइम पास कर रहा हूँ। ना हमने एक दूसरे का नंबर लिया, ना एक दूसरे का हमने एड्रेस लिया, ना हम कभी मिलने वाले। तो ये पूरा जो साथी है, वो कर्म विमुक्त है। क्योंकि हमारा दोनों का इतना ही कर्म लिखा था, राजकोट से अहमदाबाद तक का। फिर वो अहमदाबाद चला गया, मैं अहमदाबाद से गांधीनगर चला गया। दोनों की दुनिया अलग है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और कोई स्वार्थ भी नहीं है। सुरेंद्र नगर आया तो भजिया खा लिया, विरंगा आया तो चाय पी ली, वाकानेर में चाय पी ली, फिर गप्पे लगाए, फिर वो अपनी जगह जो भी था चला गया, मैं अपनी जगह चला गया। कोई संपर्क ही नहीं, कोई संबंध भी नहीं। हम संपर्कों को संबंध मानने लगे। मेरे पापा ये बहुत बड़ी गलती कर, वो जो भी है उससे संबंध बनाने का उसको जल्दी रहे, फिर तुरंत टूटते भी थे, क्योंकि मेरे पापा तो स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे। वो तो रिश्ते बनाएंगे, फिर उसको बोलेंगे कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा कर। तो ठीक है, आदमी करता है 2-4 बार शर्म में, या फिर वो लंबा चलता है। तो जो संपर्क है वो संबंध नहीं है। जैसे ही संबंध बनता है, दोनों तरफ हजारों अपेक्षाएं होती है, गुप्त अपेक्षाएं होती है। एक तो अनरीजनेबल होती है, व्याजबी नहीं होती। गुरु से शिष्य की अपेक्षा होती है कि मेरा गुरु मुझे मोक्ष दिला दे। अगर मोक्ष नहीं दिला दे तो फिर गालियां बकने लगते हैं कि ये तो फ्रॉड है। लेकिन एक टाइम में आपको वैसा नहीं लगता था, आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तो आपको गुरु भी फ्रॉड लगता है, बॉस भी आपको गुंडा लगता है। सब बॉस गुंडा थोड़ी होते। लेकिन बॉस में आपकी कुछ अपेक्षाएं थी भीतर। हाँ, बॉस वैसा नहीं था, उसने वैसा नहीं किया, या ऐसा किया तो आपके रिश्ते खराब हो गए। ठीक है, आपने झगड़ा नहीं किया, साइड लाइन हो गए, देखो ये भी खराब ही हुआ ना, साइड लाइन हो गए नहीं तो रिश्ता खराब। तो चलो कौन झगड़ा है, तो दूसरी बार ध्यान रखेंगे। बहुत सारे शिष्य है, वो पैरासिटिक है और अपने आप को शरणागत कहते हैं। तो असल में वो आलसी है मेरे जैसे, लेकिन वो पैरासिटिक है, उसको नौकरी धंधा नहीं करना, काम नहीं करना, क्या सब कुछ उपद्रव करते रहता है, करना है छोटे तो उसकी अपेक्षा में गुरु नहीं उतरता। देखो गुरु भी वहां तक ही गुरु है जब तक वो अपना जो क्लाइंट है, ऑडियंस है, उसके जो कलेक्टिव थॉट्स है, सामूहिक जो उसकी विचारधारा है,
उनसे विपरीत बोलेगा, उनसे अलग बोलेगा, हाँ, तो कोई नहीं रहेगा। जैसे ओशो को बुलाते थे जैन, उसमें बुलाया था और फिर उन्होंने अपने विचार रख दिए सेक्स पे, तो दूसरे दिन कोई नहीं था, वो बैठे थे और जिसकी वो चटाई कुर्सियां थी वो बैठा। वैसा ही जय कृष्ण मूर्ति के साथ हुआ, उसका उपदेश था, उसका मीटिंग था, तो पहले दिन तो सब आए, यूरोप के बड़े बड़े लोग, जो राजा थे, अमीर उमराव, धनवान। फिर इन्होंने सच बोलना चालू किया, तो दूसरे दिन एक ही बूढ़ी बोलते बैठे। फिर जय कृष्ण मूर्ति ने पूछा कि तुम क्यों बैठी हो? तो बोलते हैं कि मैं तो बहरी हूँ, आप जो बोले मुझे सुना ही नहीं देता, मुझे भी लगा कि ये सब भाग क्यों गए, वो भी भाग जाती, लेकिन उसको सुना ही नहीं देता था, तो वो दूसरे दिन भी आए। तो सत्य के साथ ये तकलीफ है, वो कभी भी वायरल नहीं होता, या कभी भी लोग सत्य के तरफ जाना पसंद नहीं करते। एज अ लास्ट रिजॉर्ट हो जाते हैं, जब कोई उपाय बाकी नहीं रहता और कोई ऑप्शन विकल्प बाकी नहीं रहता, हाँ, तब वो सत्य जानना चाहते कि मुझे कैंसर है कि टीबी है। लेकिन तब तक तो सब कुछ जीवन, ये देह है, देह के भीतर जो जीवन है वो तो पूरा होने वाला है, ये देह। इट्स टू लेट, बूढ़े हो गए, फिर बोले गए अभी सत्य जान के भी क्या थे। उसको पता नहीं कि सत्य से ही वो मृत्यु को समझ सकते, और जो बात आप समझ लेते हैं बराबर, उनसे आप मुक्त हो जाते। जैसे ही आपने मृत्यु को समझ लिया, आपने जीवन को भी समझ लिया। जैसे आप जीरो को समझ गए, तो वन भी ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि जीरो है एब्सेंस ऑफ करंट है, वन है वो प्रेजेंस ऑफ करंट है, एक कोड है इलेक्ट्रॉन। सर्किट को भी जीरो और वन पता नहीं है, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है। जीरो मीन्स नो करंट, वन मीन्स करंट। फिर इससे पूरा लॉजिक डेवलप होता है, गेट्स डेवलप होते हैं, फिर मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस। तो हमने देखा मित्र और साथी भी है, और आध्यात्म में सब कोई अकेले है, इसलिए या तो वो मित्र है या साथी है। जो ये सभी ग्रुपों में नहीं आता, वही मित्र और साथी। अगर वो मित्र है तो धार्मिक है, ना शुभेच्छक ऑटोमेटिक हो गए, मित्र को गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें प्रेम आ गया और उसी में से मैत्री भी हो आगे चल। तो वहां नीति अनोती, योग्य अयोग्य, शुभ अशुभ, लाभ नुकसान, ये सब जो द्वैत है, जो ड्युअलिस्टिक नेचर ऑफ थिंग्स है, वो प्रेम, मैत्री, भक्ति इसमें नहीं रहता। और साथी में तो बिल्कुल रहता नहीं।
क्योंकि उनको भी पता है कि मेरा स्टेशन आएगा, मौत आएगी तो मैं उतर जाऊंगा जीवन की ट्रेन से, और इनका स्टेशन आ जाएगा उससे पहले, तो ये उतर गया, फिर मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे क्या पता। तो जो सहयात्री है, ये लास्ट ग्रुप है। जैसे दो आदमी बैठा है प्लेटफॉर्म रेल की, एक आदमी की ट्रेन आ गई वो चला गया, दूसरे आदमी की ट्रेन आ गई तो वो कोई और दिशा में चला। मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल नेवर मीट अनलेस दे आर कम्यूटर्स, रोज आने जाने वालों की बात नहीं। लेकिन हाँ, इसलिए लोग यात्रा पे जाते हैं वेकेशन में, नए लोगों को मिलते हैं जो शायद कभी मिलने वाला नहीं है बात। ये तो फेसबुक ये सब अब आया, व्हाट्सएप, नहीं तो पहले के जमाने में ज्यादा से ज्यादा एड्रेस लेते थे, खत लिखते थे। अभी थोड़ा ये संपर्क रखना ठीक हो गया। तो देखिए, आप जो ग्रुप को वो महत्व देंगे वैसा आप बन जाएंगे। वो आदमी भी ऐसे नहीं, अगर व्यापारी लोग व्यापारी को ही मिलेंगे तो उसके जीवन में वैविध्य नहीं आएगा। हाँ, कि भाई वो कलीग्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, एक संप्रदाय में भी हो सकते हैं, और एक धर्म को भी समझ सकते हैं मित्र बन के। हाँ, और एक सहयात्री बन के आध्यात्मिक उसमें भी बातचीत करते रहते हैं, कम्युनिकेशन। तो आप जो ग्रुप को जितना महत्व देंगे आप कैसे बन जाएंगे। सिंपल है, आप अगर जो कोयला है उसकी दुकान में काम करेंगे तो शाम को आप काले हो जाएंगे, हल्दी की दुकान में काम करेंगे तो पीले हो जाएंगे। या कंस्ट्रक्शन के साइट पे आप पे डस्ट लग जाए, डस्टी हो जाए, ये स्वाभाविक है। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, गुजराती में कहे कि जेવો संग है वो रंग। इसके ऊपर से एक फिल्म भी आई थी, परवरिश। हाँ, आप भी अपनी परवरिश करें। आपके पास, और सपोज आज ही अभी आपके पास 8 ऑप्शन, कि आपको आर्थिक ग्रुपों में मिलना है, राजकीय ग्रुपों में मिलना है, कौटुंबिक या सामाजिक ग्रुपों में मिलना है, सांप्रदायिक ग्रुपों में मिलना है, और मित्रों से मिलना है, साथियों को मिलना है, क्या कर, या कलीग्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बिजनेस ग्रुप है वो हावी हो जाता है, या राजकीय ग्रुप हावी हो जाते हैं, या रिश्तेदार हावी हो जाते हैं। इसलिए आपको जो मित्र या साथी के जो ग्रुप है, वही सच्चा ग्रुप है। क्योंकि ये दो जो ग्रुप है वो लाभ हानि से ऊपर है। आप हानि होगी तो भी आप वो ग्रुप में रहे। हाँ, जैसे आप सहयात्री है तो ट्रेन का एक्सीडेंट मान लीजिए, तो हानि होगी तो दोनों को होगी, लाभ होगा तो दोनों को होगा। जैसे ट्रेन में कोई भेलपूरी लेके आया तो दोनों ने मिलके खाया। तो मित्र या साथी, सहयात्री, हमारे साथ जो एक हेतु से यात्रा करते हैं, एक लक्ष्य के तरफ, हाँ, कि ईश्वर प्राप्ति है, भक्ति है, ऐसे कुछ अलौकिक जो लक्ष्य है। शिष्य भी क्या है, अंततः जो गुरु का प्रेम है, वो प्रेम ही आगे बढ़ के मैत्री बन जाता है।
फिर शिष्य कुछ पूछता है तो गुरु के अभी छोड़ना तने जब ठीक लगे एम कर, वो भी मित्र बन जाता है कि जो भी सिखाना था सिखा दिया। हाँ હવે મારી નથી મારી आप मुझे परेशान मत करिए। You develop your own life, your own set of things. अभी आप अपना कुछ मेरा नाम मत लो, कुछ आपका करो, और कुछ ये जो सार्थक चीजें हैं इसमें से वो सभी को दो जो आपको सार्थक लगे। लेकिन जो हमारे दूसरे ग्रुप है वो बहुत पावरफुल, स्पेशली जो आर्थिक ग्रुप है या जो हमारे कलीग्स है, हमारे जो सुपीरियर है या इंटीरियर है या हमारे रिलेटिव्स, तो हमें हमारा समय 8 भाग में विभाजित कर दे। बेस्ट चीज यह है हम किसी को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन हर एक का हेतु अलग अलग होता है, हर एक ग्रुप का कारण अलग अलग होता है, हर एक ग्रुप के नियम अलग अलग होते हैं, हर एक ग्रुप के परिणाम अलग अलग होते हैं। जरूरी हो बिन जरूरी ये बातों में मैं नहीं पढ़ता। पॉइंट इज कि किसी भी ग्रुप को किसी भी ग्रुप पे हमें हावी नहीं होना चाहिए। तो हमारे रिलेटिव्स है तो उससे भी हमें मेल जोल रखना। जो राजनेता है उससे तो दुश्मनी भी अच्छी नहीं, तो उससे भी दोस्ती रखनी है। जो आर्थिक लोग है वो तो वही चाहेंगे कि 6 बजे के बाद भी तुम मेरे दरबार में आ जाओ पुरनिस बजे, तो उसको बोला नहीं नहीं मुझे कहा। क्योंकि आर्थिक ग्रुपों के साथ या राजकीय ग्रुपों के साथ आप 9 to 5 होते ही है दिन में। फिर 6 बजे के बाद ये जो बाकी के ग्रुप है, आर्थिक ग्रुप्स है, कलीग्स है, राजनीतिक ग्रुप है, पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ तो हमेशा रहते, तो ठीक है वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी और एनी ग्रुप। हम किसी भी ग्रुप के खिलाफ नहीं है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि हर एक के हेतु अलग अलग होती है, हर एक की जो मॉडस ऑपरेंडी होती है ये हमेशा क्वेश्चनेबल रहती है, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो आप आर्थिक ग्रुप में जाएंगे, हाँ, तो धीरे धीरे आप जो सत्संग में थे, मित्र थे, साथी थे, तो उसके बदले वो लाइन पे चढ़ जाएंगे और वो लाइन पे क्या होता है वो सबको पता है। तो एक अच्छा मित्र आप खो देंगे और एक खराब पार्टनर होगा, फिर लिटी कोर्ट में केस चलेगा या स्मूथ नहीं रहेगा आपके जीवन या आपका माइंड। तो हमें मिनिमाइज करना है आर्थिक ग्रुपों को। ठीक है 4 घंटा में आर्थिक ग्रुप, राजकीय ग्रुप, रिलेटिव का कभी फंक्शन हुआ तो जाके आने का, सबसे मिलजुल कर रहने का, क्योंकि व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ के जो नियम है, जो रिवाज है, परंपरा है, जो अपेक्षित है, वो व्यक्ति को व्यक्ति रहने देता नहीं है। हाँ, जैसे आर्थिक ग्रुप में हम जाएंगे तो मशीन बन जाए, हमारे इमोशंस नहीं रहेंगे। हाँ, हमारे कैलकुलेशंस हमारे इमोशंस पे हावी हो। राजनीति में तो ऐसा होता ही है, इमोशंस ही नहीं होता, कैलकुलेशन ही होता है। तो दिखाते हैं इमोशंस देख, लेकिन वो इमोशंस नहीं होते, वो कैलकुलेशंस होते हैं। वो इमोशंस में कन्वर्ट करके राजनीति के आर्थिक लाभ या सामाजिक लाभ के लिए दिखाए नाटक है।
ठीक है, हम भी नाटक का हिस्सा है, करेंगे हमारे भाग में जो रोल आता है और हमें जितना आता है, जैसा आता है वैसा रोल करेंगे, लेकिन उसका कोई खास वजूद नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो सब उपद्रवी बातें हैं। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति का आर्थिक ग्रुप है वही उसके रिश्तेदार है, वही उसके कलीग है, वही उसका सामाजिक ग्रुप है, वही उसका संप्रदाय है। मीन्स आप सब, आप सिंपल सी बात है, जो आपके ऊपर हावी होना चाहता है वो हर एक ग्रुप में आपके साथ आए। हाँ? देखो वो आपके ऊपर, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन वो आपको लपेट रहा है, एक जाल में फंसा है। हाँ? देखो आपका दोस्त भी वही है, आपका सहयात्री भी वही है, आपका कलीग भी वही है, आपका रिश्तेदार भी वही है। मीन्स ही इज hypnotizing, he is mesmerizing you, he is taking control of your mind। तो जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार ने ठीक है दुश्मन नहीं बनना, लेकिन उसको मित्र बनाने की इतनी ना ऐसे ही ऊपर ऊपर से मित्र बनाने है जरूरत नहीं है। नेबर है, क्या कमी है, वो भी सुख दुख में काम आता है, तो नेबर को नेबर रहने दो, कलीग को कलीग रहने दो। ठीक है, अपनी भावना है वो मैत्री की रखो, सभी ग्रुप में आप विचरण करो, किसी एक ग्रुप का जो सोचना है दूसरे ग्रुप का कुछ जरूरी नहीं है वैसा ही सोचना। उनकी विचारधाराएं अलग होती है, उसके मकसद अलग अलग होते हैं, उनकी पद्धतियां अलग अलग होती है, नियम अलग अलग, परिणाम अलग अलग। और आपके पास इतना समय भी नहीं है। देखो ये सब ग्रुप 8 ग्रुप है, तो वो सबको आप सर अटेंड करते रहेंगे तो आपके खुद के लिए कब वक्त मिलेगा, आप अकेले कब रहेंगे? तो आप जो है ये 8 में से एक ही ग्रुप के नहीं है, एक तरह से, और एक तरह से सभी ग्रुप के हैं। हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना, अस्वीकार नहीं करना, हाँ? साथ साथ एक नामुकम्मल स्वीकार भी नहीं करना, ऐसा स्वीकार भी नहीं करना जो कंप्लीट नहीं है, टोटल नहीं है या कॉन्क्रीट नहीं है। अगर नेबर नेबर लगता है, हमें मित्र नहीं लगता तो नेबर रहना तो क्या ना, you don't have to forcibly fix something into something। If it happens, it's okay. If it doesn't happen, it doesn't happen। That's it। कल परसों हो सकता है। और देखो आप मैत्री भाव से देखते हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि वो भी आपको मैत्री भाव से देखते हैं। आप मानो बाघ को, सिंह को खाना नहीं चाहते, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिंह आपको खाना नहीं चाहता। उसने कहा आप कहते हो सिंह को कि मैं आपको खाना नहीं खा चाहता, तो वो बोलता है आपको नहीं खाना मत खाओ, मुझे खाना है तो मैं खाऊंगा आपको।
यही तो दुनिया है। ये तो हर ग्रुप का में ये चलता है थोड़ा बहुत। लेकिन सबसे खतरनाक जो ग्रुप है इसमें से, ये आर्थिक ग्रुप या आपके कलीग्स है। कलीग्स मीन्स आपके ऊपर वाले या आपके नीचे वाले, जिसके साथ आप नौकरी करते थे, आपके साहब। तो वो हमें साहब लगता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। हाँ, हमें लगता है ये बड़ा साहब है या उस, कोई उसकी वैल्यू नहीं है किसी भी साहब की, कुछ भी। हाँ, रिटायर हो गए सब, गांधीनगर में लहंगा पहन के घूमते, साग भाजी लेने। तो कोई किसी की वैल्यू नहीं है। अमेरिका का प्रेसिडेंट है जिसके पास हजारों एटम बम है, वो अभी घूमता है अपने शौक मौज मजे कर, कहीं से कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर में से कुछ खरीदने जाता है, क्योंकि अब कौन उसको पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। द वेरी नेक्स्ट डे उसको कोई पूछता नहीं है तू कौन था। ये इतना ही पूछ कहते हैं कि ये था अभी नहीं। उसका नौकर भी उसको सलाम करने के लिए बाध्य नहीं है, करते हैं। दैट्स आउट ऑफ उनका जो भावना है उसके कारण वो करते हैं, या उसका कुछ भला किया होगा उसने, इसके कारण करते हैं पद पर से उतर के। बाकी जैसे ही पद पर से उतरे, वो पत्नी उसको सब्जी लेने भेज देती है, या गेहूं पिसवाने भेज देती है, या कुकर की सीटी गिनने बैठा देती, मुझे करती है नहीं। मैं सोचता हूँ इससे अच्छा तो नौकरी थी, पैसा भी अच्छा मिलता था और उत्साह भी रहता है। ठीक है, ये थोड़ा अहंकार का खेल है, क्योंकि उसको तो लाभ चाहिए, बिना लाभ के अहंकार बहुत रह नहीं सकता। फिर जरूरी नहीं है कि लाभ आर्थिक ही हो, बहुत सारे ना बिन आर्थिक लाभ होते हैं, सामाजिक लाभ होते हैं, राजकीय लाभ होते हैं, आर्थिक लाभ होते हैं, बौद्धिक लाभ होते हैं, धार्मिक लाभ होते हैं, सांप्रदायिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं, शारीरिक लाभ होते हैं। लाभ के अनेक प्रकार। हाँ, लोग को जब लाभ की बात आती है तो लोग को सिर्फ यही दिखता है। तो हमें ये 8 ग्रुप्स है, उसको मैनेज नहीं करना, हम कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। तो हम अपने आप को भी हमेशा मैनेज नहीं कर सकते, हाफ ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन नॉट मैनेज अवर ओन सेल्फ। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं 10 बजे सो जाऊंगी, लेकिन नहीं सोता, सुबह चलने जाऊंगा, लेकिन नहीं होता है। तो ऐसी जो हमारी चीजें हैं, क्यों जरूरी है? क्योंकि हम वैसा बन जाए। देखो, इसमें लाभ हानि जैसा कुछ नहीं। अगर आप ऐसे पावर गेम्स में पड़े रहे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। आर्थिक तत्वों के साथ रहे तो आप आर्थिक बन जाएंगे, सामाजिक तत्वों के साथ रहे तो सामाजिक बन जाएंगे, असामाजिक तत्वों के साथ रहे तो
असामाजिक तत्व बन जाए, या मित्रों के साथ रहे तो मित्र बन जाए, ये भी तो है। तो असल में जनरली जो चीजें हैं आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, ये सब भौतिक चीजें हैं। ये और ये सब ग्रुपों का जो मकसद है, मूल मकसद है, ओरिजिनल मकसद है, वो अपना वो लौकिक विकास करने का है। ठीक है, लौकिक विकास में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन हमारा जो अलौकिक विकास, जो फिजिकल नहीं, अभौतिक विकास, वो भी तो होना चाहिए। असल में वो 60% होना चाहिए अभौतिक विकास, और भौतिक विकास हमारा हो जाए 40%। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसा 2 4 8 10 चीजें मिल जाए, बहुत हो गया, सिंपल चीजें। लेकिन जो भौतिक जो ग्रुप्स है, उसका एक हमारे ऊपर मानसिक और बौद्धिक अंकुश रहता है। बौद्धिक अंकुश तो नहीं रहता, लेकिन मानसिक अंकुश रहता है। तो ये जो सांप्रदायिक ग्रुप्स है या जो आर्थिक ग्रुप्स है, वो सत्संग को ऐसे एक कार्टेल बनाते हैं। ये क्या चीज हुई भाई? कार्टेल को सत्संग बनाओ, सिंडिकेट को सत्संग बनाओ, कॉन्फ्रेंस को सत्संग बनाओ, सभी को महफिल बनाओ, सत्संग बनाओ। लेकिन आपको वो करना है, उसके बदले आप वो सिंडिकेट की पूजा कर रहे हैं। देखो, आप जहां जाते हैं उसका मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोगों को सिंडिकेट का सत्संग बनाना था, वो लोग सत्संग का सिंडिकेट बना के बैठे हैं। 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ का जमीन ले लिया, वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया। ठीक है, कर सकते, लेकिन नहीं करे तो इतना समय बचता है और क्लैरिटी रहती है। आर्थिक चीजें या भौतिक चीजें, लौकिक चीजें है, वो पैदा करने से काम पूरा नहीं होता। असल में वो पैदा करने से काम शुरू होता है, उसको निभाना पड़ता है। हाँ, शादी तो 5 दिन में खत्म हो जाती, लेकिन वो निभाने में आदमी का 30 35 40 साल, औरत का भी, और बच्चों का भी, दादा दादी का भी, इतना साल चला जाता। ये मकान बनाया 72 73 में, तो वो मुश्किल था, मैं एडमिट करता हूँ, पापा ने बड़ी मुश्किल से बनाया। लेकिन फिर इसके ऊपर एक फ्लोर बनाया 97 में, या उसके पहले उसमें बहुत सारे उसका मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन ये चलता ही रहा, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, कलर काम, ये सब चलता रहा। आज इतने साल हो गए। हाँ, तो जो मकान वो उस टाइम में 30,000 का बना था, हाँ, उससे 20 30 गुने का तो खर्चा कर दिया मिला, या उससे भी ज्यादा। करेक्ट, भले 50 साल में किया। तो मकान बना देने से तो लफड़ा चालू होता है, ये लफड़े चालू होते हैं। फिर ये पैसा कमाना पड़ता है, पैसा कोई घर में दे के तो जाता नहीं। इसलिए कोई भी चीज है उसको मेंटेन करने में दम निकल जाता है, इवन ईश्वर का।
ब्रह्मा जी तो बना के चले गए। हाँ, अभी विष्णु का तो वो सर पक गया है, बार बार अवतार लेने पड़ते हैं। हाँ, इतना मेंटेनेंस है ये दुनिया में। वो मेंटेन करके जाते हैं, फिर गड़बड़ चालू हो जाती, फिर वो अवतार लेंगे, अभी बोलते हैं कल के अवतार है, फिर वो ठीक करेंगे। तो देखो, दुनिया बनाना तो आसान है, लेकिन दुनिया को निभाना, हाँ, साइंटिस्ट कहते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों साल से ये धरती है या ये पूरा ब्रह्मांड है, तो इसका मेंटेनेंस कितना बड़ा काम है। और अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते तो बनाना ही क्यों। अगर आप कुछ खड़ा करेंगे, भूकंप आएगा, आपके ऊपर ही गिरेगा और आप ही दब जाएंगे, और जितना बड़ा मकान होगा उतने ही अंदर दब जाएगा। ये मैं भूकंप में सीखा कि नॉट टू क्रिएट एनीथिंग, कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि क्रिएशन में तो जोश होता है, ये होता है, सब लोग साथ देते हैं, फिर मेंटेनेंस आता है तो सब भाग जाते। आप समझे, आपका पूरा जीवन उसमें। इवन मैंने कहा कि खुद भगवान को ये वराह अवतार और ये अवतार और मत्स्य अवतार और करे, तो ये निभाना बहुत मुश्किल है, या असंभव कह लो। तो देखो, ये जन्म में मैं नहीं निभा सका जो रिश्ते, वो निभाने के लिए या वो कर्म खपाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, या उसको दूसरा जन्म, तो ये चलता ही रहेगा। जैसे मैं छोटा था तो दामनगर शादी में गया था, तो गाठिया मिलते ही नहीं थे, तो वहां भावनगरी गाठिया ने चाह ये देते थे, तो मुझे तो मजा आ गई, तो मैंने गाठिया ने चाह किया ना, तो गाठिया कम हो गए, तो फिर गाठिया दिया, तो गाठिया खाता था तो चाय कम हो गई, तो फिर चाय दी, तो गाठिया कम हो गए, फिर गाठिया चाय, गाठिया चाय, गाठिया चाय। हाँ, कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि दोनों एक साथ खाए। करेक्ट। तो जो दो व्यक्ति है या जो दो अस्तित्व है, उसके बीच का हिसाब है, वो कंप्लीट जीरो जीरो नहीं होता। करेक्ट, कुछ पैसे का बाकी रह जाता है, कभी कभी लोन में ऐसा हो जाता है, वो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 10 रुपया बाकी हो गया, तो वो कंप्यूटर तो फिर वो 10 का 100, 200, 1000 बना देता है। 40 साल के बाद उसके बेटे को नोटिस मिलती है कि आपका 30,000 बाकी है। फिर बेटा देखता है तो क्या है, तो वो पैसे तो पापा ने भर दिए थे, लेकिन कुछ 10 रुपये उसमें कम पड़े। तो उनको भी बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे आपके साथ, जिसका हिसाब किताब बाकी है कर्म की, और आपको भी अ, बाकी है तो आपको भी लेने पड़ेंगे। इसलिए मेरे दोस्त से मैंने 5,000 रुपये लिए, तो मैंने वो वापस नहीं दिए, क्योंकि वो पूरा आर्थिक तत्व है। मैंने कहा तू मुझे भूल जाएगा, ये तेरे हिसाब में मेरा 5,000 बाकी है ना, तो एटलीस्ट दिवाली पे तू हिसाब की बुक देखता है, तब मेरे वहां बाकी मिलेंगे, तो तुझे याद आएगा कि मैं हूं, और तू फोन करेगा। ठीक है, वो काफी अमीर है, उसको कोई ऐसा, ये जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, कि तू मुझे भूलना मत, मैं तेरे हिसाब बुक में रहूंगा तो तू मुझे नहीं भूलेगा।
इट्स अ जोक काइंड ऑफ। इसलिए कभी किसी का हिसाब पूरा नहीं कर, नहीं तो आप अकेले पड़ जाए। तो कर्म का हिसाब है वो थोड़ा थोड़ा बाकी रख, ताकि यहाँ आने को मिले, चाय पानी अच्छा मिलता है धरती, और ऐसा गप्पे लगाने को भी मिलता है, और इट्स ब्यूटीफुल प्लेस बेसिकली। ठीक है, कुछ लोगों ने नादानी गड़बड़ कर दी है सब, लेकिन बाय एंड लार्ज अर्थ इज अ वेरी ब्यूटीफुल। ये एक आलीशान जगह, बेमन, ये यहाँ पे क्या नहीं है, सब कुछ है। सब रंग है, सब रस, सब रूप है, सब गंध है, सब आकार है, सब तरह की घटना है, सब तरह के इंटरप्रिटेशंस है, और सब तरह का सब है। So why we should not be here again? It will be foolish not to be here again. ये धरती पे नहीं आना, ये एक मूर्खता होगी। ताकि किसी से 500 रुपया ले लो, किसी से 200 ले लो, किसी को 2 थप्पड़ लगाओ और फिर मर जाओ। तो वो हिसाब बाकी है, तो आपका आना पड़ेगा, और आपको तो आना था ही। आप समझे, ये धरती बहुत अमेजिंग चीज है। काफी ब्यूटीफुल, सब कुछ इधर ब्यूटीफुल है बेसिकली। हर एक व्यक्ति ब्यूटीफुल है, लेकिन हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, गलत फहमियां है, या गलत मार्गदर्शन कह लो, पुराना। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ गया, लेकिन इसमें से अगर ह्यूमंस अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस निकाल, तो हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री में हमने कितनी ठोकरें बेवजह खाई, बेवजह। बहुत सारी चीजें हैं वो एकदम स्पष्ट थी, फिर भी 13,000 युद्ध, और जो जंगलों का विनाश हो रहा है, धरती को खोद के जो मिनरल्स निकाल रहा है, समंदर की बुरी दशा है, दैट वाज नॉट रियली नीडेड, वो जरूरी नहीं था, हो गया अपने से। लेकिन नाउ विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम उसकी सहायता से हम ह्यूमन इंटेलिजेंस निकाल सकते हैं। हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस है, उसको बलवान बना सकते हैं फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर वो हो गया, अगर हमारा जो नेचुरल इंटेलिजेंस, उसको एक उपकरण मिल गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो विद इन फ्यू इयर्स ये धरती एकदम स्वर्ग बन सकती है। यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी, क्लैरिटी की कमी, समझ नहीं है, स्पष्टता नहीं है। ठीक है, ये भी हो जाए। And meanwhile, we are enjoying imperfections of the world. दुनिया में सारे imperfections भी है, तो वो वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, वैविध्य है, हर एक तरह का जीवन दुनिया में, हर तरह का वैविध्य है। So let us appreciate that
ये जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी, ये जो अनेक रंग रस रूप गंध, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां, बाबतें हैं हर तरह, उसके लिए जो भी है उसका हम आभार मान सकते हैं। इवन हमारी गलत फहमियों का भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमारी गलत फहमियां थी, उसी से तो फिर हम समझदार हो, हमारी गलतियों से ही हमने सीखा। इसलिए हमारी गलतियां भी गलतियां नहीं थी, इट वॉज ए पाथ टुवर्ड्स सम अननोन आइडियल, अज्ञात आदर्श की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमें भी पता नहीं है कि वो आदर्श क्या है। तो मीनवाइल हम ये जो यात्रा है, जर्नी है, उसको, उसका मजा उठाइए। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं, प्रार्थना करें। ओम 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 असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।